Hello friends, welcome to our channel on YouTube. If you are liking our work, please subscribe to the channel and like and share with your friend if you are liking our work. We also started a Telegram channel. You can join the Telegram channel for more update with the link in the description box. So let's start for today. आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम पहले मार्केट का आउटलुक देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अभी मार्केट 18,000 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 18,300 के आसपास। तो हम देखेंगे कि मार्केट का आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है और अभी भी कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जो राइट वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। This is some traditional disclaimer. You can read it carefully. So let's begin. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक के बारे में और फिर हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में। मार्केट आउटलुक में हम देखेंगे कि आगे निफ्टी में किस तरह के लेवल्स हमें दिख सकते हैं, अप साइड में या डाउन साइड में। जैसा कि आज का लोगो है, आप समझ गए होंगे कि हम किस तरफ की बात कर रहे हैं। देखिए अभी जो सबसे बड़ा क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड उभर के आ रहा है वो पावर सेक्टर का है कि पावर का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद से जब से पावर प्रोडक्शन शुरू हुआ है सभी तरह की चीज़ों का, वहाँ पे एक डिमांड निकल के आ रही है और चीज़ें उस तरह से प्रिपेयर नहीं करी गई हैं जिस तरह से अभी जो है पावर की शॉर्टेज निकल के आ रही है। तो ये क्राइसिस कहाँ से शुरू हुआ है ये भी हम देखेंगे और इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीज़ें रोल आउट हो रही हैं। अभी देखिए सप्लाई स्क्वींस का ये एक चार्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये पब्लिश करा था कल परसों के न्यूज़पेपर में। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया कोल का जो स्टॉक है कितना लोवेस्ट लेवल पर अभी चला गया 2018 और उससे पहले के सालों में भी कभी 4 के लेवल पे नहीं आया, जो अभी 4 दिन के आसपास का स्टॉक दिखा रहा है करंटली की अवेलेबल है। आगे देखते हैं। देखिए पावर का क्राइसिस जो है वो केवल इंडिया ही नहीं और सभी देश भी फेस कर रहे हैं। चाइना इसका मेजर जो है चाइना से शुरू हुआ है ये और चाइना से ही ये आगे बढ़ रहा है सभी देशों की तरफ। देखिए चाइना आगे भी, अभी पीछे आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के केस में भी ये चाइना और क्राइसिस जितने भी होते हैं ये सब सिनोनिम बन के रह गए हैं आज की डेट में। तो देखते हैं आगे। द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम चाइना। चाइना से ये स्टोरी स्टार्ट हुई है, वो कैसे आगे देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कोल का एक्सपोर्टर है जिसका शेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी कोल एक्सपोर्ट होता है उसमें 40% के आसपास है। यदि टॉप इम्पोर्टर्स की बात करें जो कोल को आयात करते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है, फिर सेकंड नंबर पर जापान आता है और उसके बाद इंडिया आता है। तो WHO ने एक इंक्वायरी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी कि कोरोना वायरस का ओरिजिन क्या था। तो उसके ओरिजिन को फाइंड आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको WHO के इनिशिएटिव को सपोर्ट करा था, जिसमें उन्होंने चाइना को एक ब्लेम करा था कि चाइना ने जल्दी ही चीज़ों को नहीं बताया सारी दुनिया को जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था। तो चाइना की गवर्नमेंट ने इसको स्टॉप करने के लिए या इन पे प्रेशराइज करने के लिए ऑस्ट्रेलियन पे क्या करा, उन्होंने डिसाइड करा कि हम जितना भी कोल ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं वो अभी हम बंद कर देंगे। और उन्होंने सोचा था कि वो और दूसरे देशों पे शिफ्ट हो जाएंगे जो उसके नीचे इंडोनेशिया वगैरह हैं, लेकिन वो देश उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरीके की डिमांड के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे कोल उतना निकाला नहीं जा रहा था उस समय पे, क्योंकि जितनी डिमांड थी उसी हिसाब से कोल निकाला जा रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही कोविड वहाँ पे नॉर्मलाइज हुआ चाइना में, वहाँ से लो डिमांड थी उस समय पे तो इतना पता नहीं चला। बाद में जब नॉर्मलाइज हुई चीज़ें तो जो उनका एक्सपोर्ट था ऑल टाइम हिट कर गया, ऑल टाइम हाई को हिट कर गया, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो टोटल पावर प्रोडक्शन जो वहाँ पे कोल के थ्रू हो रहा था वो 59% के आसपास हो रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो गई है डिमांड और सप्लाई के बीच में। वही एक प्रॉब्लम पैदा कर रही है चाइना के अंदर कि वहाँ पे प्रोडक्शन और डिमांड, प्रोडक्शन अभी सभी चीज़ों का बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, डोमेस्टिक में भी वो बिटकॉइन वगैरह की माइनिंग वगैरह ये सब चलती रहती है वहाँ पे। तो अभी डिमांड बढ़ चुकी है और प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा है। ये एक और चार्ट है, देखिए इससे समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना का टोटल जो कोयला आ रहा था वहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा था उसमें से ऑस्ट्रेलिया का लगभग 50% था 30/11/20 तक। तो आप देख सकते हैं अभी वो बिल्कुल नील कर दिया इन्होंने कुछ क्वार्टर्स से, तो वहाँ पे इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। दूसरा चाइना ने जो एंटिसिपेट करा था वो ये करा था कि हम अपना भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। वहाँ पे बारिश वगैरह बाढ़ आ गई है, तो वहाँ से जो कोल का प्रोडक्शन उन्होंने एक्सपेक्ट करा था वो
नहीं कर पाए। यही सेम प्रॉब्लम इंडिया में भी फेस हो रही है। इंडिया ने भी जो एक्सपेक्ट करा था कि हम कोल का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे कोल इंडिया के थ्रू, वो नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी जगह जहाँ बारिश थी, बाढ़ थी, खदानों में पानी भरा हुआ था, तो वो कोल को निकाल नहीं पाया वहाँ से। तो अभी एक क्राइसिस बन रहा है। और ये देखिए मल्टीपल इफेक्ट इस क्राइसिस के क्रिएट हो रहे हैं, एक जगह नहीं सभी जगह आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए यूपी ने अभी रिसेंटली कल की न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, 17 रुपये पर यूनिट के भाव से बिजली खरीदी है, जो कि 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे ये खरीद रहे थे। तो यूपी गवर्नमेंट ने भी आपको यदि पता होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने भी पिछले 1 महीने की सैलरी शायद अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दी है, इसी फंड की वजह से, क्योंकि वो दिवाली की वजह से अपने आप को ये पॉलिटिकल इशू ना बने बीजेपी गवर्नमेंट का, इसलिए वो अपने पैसे को इधर डाइवर्ट कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक देने में अभी सक्षम नहीं है। वो सब पैसा बिजली आपूर्ति के लिए यूज़ किया जा रहा है। देखिए इसका एक और इफेक्ट अखबार के थ्रू ही हमें देखने को मिला है कि देखिए आप कि स्टील के दाम दोगुने होने के कगार पे आ गए हैं। 40 से 50% बर्तन महंगे हो गए हैं और सभी स्टील इंडस्ट्री और जो भी हम मटेरियल रियल एस्टेट में या कहीं भी यूज़ होता है वो सब महंगा होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं महंगाई की तरफ भी इशारा कर रहा है कि महंगाई भी इससे बढ़ सकती है। आगे देखते हैं एक और, ये अभी दशहरा था कल, तो दशहरे पे एक स्टेटमेंट संघ के संचालक ने दिया है कि बिटकॉइन और OTT का नियमन होना चाहिए। ये भी एक लिक्विडिटी को स्क्विंज कर सकता है। यदि आने वाले समय में गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती है तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इससे विड्रॉ हो जाएगी सिस्टम से। तो आपको दिखेगा कि आने वाले समय में मार्केट में थोड़ा सा खिंचाव आप महसूस करेंगे कि नीचे की तरफ मार्केट जा रही है। ये देखिए कल का आज का बिजनेस स्टैंडर्ड का फ्रंट पेज का आर्टिकल है। ब्रेंट क्रूड $85 पर बैरल हो चुका है और एक्सपर्ट भी आपको बता रहे हैं कि तेज़ी से जितने भी शेयर चढ़ रहे हैं उसमें तेज बिकवाली आने की आशंका अभी जताई जा रही है। अभी ऐसा नहीं है कि एकदम ही इमीडिएटली चीज़ें आपको मार्केट में क्रैश होते हुए दिखेंगे। अभी मार्केट बुल रन में चल रहा है, तो हो सकता है आपको आने वाले समय में 1-2 दिन 1-2 हफ्ते तक ये चीज़ें ना दिखें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों का इफेक्ट मार्केट में ज़रूर एक ना एक दिन आएगा। ये देखिए एक और चार्ट है, चार्ट के थ्रू डिस्कस करते हैं क्योंकि डेटा इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द वॉइस। तो ये देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल का चार्ट है, ये भी मंथली का चार्ट मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो अभी 2018 के लेवल से ऊपर क्रूड निकलता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पावर सप्लाई का इशू बन रहा है कई सारे देशों में, तो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल अभी जो है $60-70 के आसपास जो चल रहा था 4-5-6 महीने पहले, अभी $85-90 के आसपास हो गया है। पेट्रोल का प्राइस भी आप सभी ने देखा होगा कि 100 रुपये के आसपास हो या उससे भी ऊपर डीजल अभी चला गया है। आगे देखिए नेचुरल गैस का आप ये चार्ट देखिए मंथली का। इस चार्ट में भी आप देखेंगे कि 400 के ऊपर अभी नेचुरल गैस ट्रेड हो रही है, जो 200-250 की रेंज में ट्रेड होती थी 3-4 महीने में नेचुरल गैस। तो एनर्जी में ये सब तेज़ी इसी वजह से बन रही है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उसकी वजह से क्या है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। और जब महंगाई बढ़ती है तो फिर इन्फ्लेशन का इफेक्ट मार्केट पे दिखने लगता है। आगे एक और चार्ट है, देखिए ये US डॉलर करेंसी इंडेक्स का चार्ट है। US डॉलर का आप चार्ट देख सकते हैं कि अभी US डॉलर का जो इंडेक्स है वो भी 93 के ऊपर अभी ट्रेड करा है। 2 दिन में इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखा गया इस लेवल से, इसीलिए मार्केट ने रीबाउंड करके ऊपर के लेवल को टच कर लिया 18,400 के। वरना ये लग रहा था कि यदि ये यहाँ से ऊपर निकलता मार्केट 18,000 के लेवल से ही नीचे आ सकती थी। दूसरा एक और चार्ट है US डॉलर वर्सेस इंडियन रुपये का। यहाँ भी आप देखिए बढ़िया मंथली के डेली के चार्ट पे सपोर्ट ले रहा है डॉलर 75 के आसपास और 75 के ऊपर ही बना हुआ है। जो डॉलर अभी 73-74 रुपये कुछ दिन पहले ट्रेड कर रहा था, अभी 75 रुपये के ऊपर निकल गया है। तो रुपये वीक हो रहा है इसी वजह से। और आगे यदि आने वाले समय में आप इसे 75-76 के ऊपर जाते हुए देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर आपको फील होएगा। इसका भी पार्टी अभी लगता है ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी है, जो बुल रन चल रहा था, और या 19,000 पहले टेस्ट होएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसलिए आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है। जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है उन सभी स्टॉक्स में आप बुक करते चलिए समय के अनुसार, जिससे ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे आए और आपके प्रॉफिट हाथ से निकल जाए। जो भी इस तरीके के चार्ट हैं, देखिए जैसे एक ये चार्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा शेयर का, ये जिस तरह का चार्ट है, देखिए आप जिस तरह का बुल रन इन सभी स्टॉक्स में आपने देखा है, तो बेटर है कि आप ऊपर के लेवल पे इसको बुक करके बाहर हो जाएं। यदि आपको लगता है कि कंपनी की अर्निंग भी उसी तरह से उसी तेज़ी से ग्रो हुई है जिस तरह से प्राइस ग्रो हुए हैं, तो आप उन शेयरों में बने रह सकते हैं। आपको कंपनी के फंडामेंटल पर या कंपनी के एथिक्स पे या कंपनी के मैनेजमेंट पे कुछ भी ऐसा भरोसा है कि आने वाले समय में यदि क्रैश भी होता है तो मैं इसको होल्ड करने के लिए तैयार हूँ।
बेटर है। इन सभी शेयरों में आप देखिए किस तरह की तेज़ी बन रही है, अभूतपूर्व तेज़ी जो 2020 से मतलब 2 सालों में शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आप देखिए 2018 से शेयर ये वाला भी कहाँ पे पहुँच चुका है। तो इस तरह के शेयर यदि आपके पोर्टफोलियो में, तो बेटर है कि आप उसमें से कुछ पार्ट बुक कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको मलाल ना करना पड़े कि किस तरह से मार्केट में तेज़ी बनी थी और हमारे हाथ से वो स्लिप हो गई है। देखिए हर बार मार्केट की कंडीशन सेम रहती हैं। लोग कहते हैं कि इस बार अलग है, ये अलग तरीके की तेज़ी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो पहले हुआ है वही होता रहता है। तो टेक्निकल चार्ट हमें पहले बता देते हैं, और यदि आप सिचुएशन को देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें बदलती हैं, तो इस बार हो सकता है इतनी तेज़ी से चीज़ें बदलें आपको पता भी ना चले कि किस तरह से शेयर के प्राइस स्लिप हो रहे हैं। तो टेक्निकल चार्ट और फाइनेंशियल दोनों को आपका सामंजस्य बना के चलना है अपनी ट्रेडिंग में। चार्ट देखते रहिए, जहाँ पे भी ब्रेकडाउन आपको दिखे वहाँ से एग्जिट हो जाइए, और फाइनेंशियल वैल्यूएशन भी किस तरह से कंपनी ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं प्राइस के साथ में, वो भी आपको देख के चलना चाहिए। आगे चलते हैं वेबसाइट पे और आज का शेयर डिस्कस करते हैं कि आज हमने कौन सा शेयर आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, हम हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं moneybuzindia.com पर, और अब यहाँ से हम चलते हैं ट्रेडिंग टूल्स पर और देखते हैं कि आज जो शेयर हमने सेलेक्ट किया है वो कौन सा है। यहाँ से हमने ट्रेडिंग टूल खोल लिया। ट्रेडिंग टूल पर जाने के बाद में हम ट्रेडिंग व्यू पर चलेंगे। ट्रेडिंग व्यू पर देखेंगे कि कंपनी के चार्ट किस तरह के हैं, और स्टॉक एज पे देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह से ग्रो हो रहे हैं। तो हम चार्ट पर आ जाते हैं। चार्ट में हमने जो आज शेयर सेलेक्ट करा है उसका नाम है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड का चार्ट आप देख सकते हैं, एक लंबे समय से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है और अभी धीरे धीरे शेयर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ से एक लेवल ये 2008 का, 2009 से 2010, फिर नीचे 2011, लगभग 2009 से ये रेंज बनी हुई है शेयर की 195 रुपये से लेके 84 रुपये तक, ये इसी रेंज में घूम रहा है। एक लेवल आप यदि ऊपर की तरफ डालेंगे तो आपको ये 191 का लेवल मिल जाएगा, और नीचे में डालेंगे तो 79 का लेवल मिल जाएगा। जिस तरह की तेज़ी बाज़ार में बन रही है और पावर सेक्टर में भी एक रिफॉर्म चल रहा है, सभी पावर शेयर आसमान छू रहे हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ये शेयर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आप मंथली के चार्ट पर देखेंगे तो ये एक सपोर्ट चार्ट ने 128 के आसपास बनाया, फिर दूसरा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है अभी के लिए 150 का। तो आने वाले समय में हो सकता है ये चार्ट आपको यहाँ से, ये शेयर यहाँ से 160 के ऊपर 190 और ऊपर के लेवल में 240, 250, 300 तक के लेवल आपको आराम से दिखा सकता है। अभी टारगेट की बात कर लेंगे हम रेंज का यहाँ से देख के। इसमें शेयर में सबसे बढ़िया बात क्या बन रही है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है आपका। आप देखिए स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 164 से 150 का स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि पिछले महीने का लो भी है 149.60 का, और अभी पूरा रेंज बाकी है कवर करने के लिए स्टॉक के लिए। यदि यहाँ से आप ट्रेंड लाइन का प्रयोग करेंगे और एक रेंज निकालने की इसकी कोशिश करेंगे, तो ये एक रेंज है जिसका यदि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो यहाँ से आपको टारगेट 2-3 सालों में आने वाले समय में स्टॉक 300 रुपये के टारगेट यहाँ से, यानी कि 100% की रिटर्न जनरेट करके आपको दे सकता है। अब देखिए बहुत ही क्रिटिकल समय है क्योंकि बाज़ार बहुत ही ऊपर चल रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह के हैं। यदि हम इस शेयर में फंस भी जाते हैं, 150 के नीचे भी हम इसको होल्ड करते हैं, तो दूसरा स्टॉप लॉस हमारा 125 पे है, उसके नीचे हमारा 83 के आसपास भी स्टॉप लॉस है। लेकिन हम 50% का स्टॉप लॉस ना लेके यहीं कहीं भी यदि इसको रखते हैं तो हम किस तरह के डिविडेंड को पाएंगे या किस तरह के कंपनी के वैल्यूशंस हैं। तो देखते हैं वैल्यूशन। मनी बस पे इस पे स्टॉक एज पे आ गए हम, REC हमने सर्च करा है, तो ये देखिए ये फाइनेंस सेक्टर में कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन इसका नाम है, और 32,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यदि आप EPS देखेंगे यहाँ पे तो 44 रुपये की EPS है और शेयर 164 रुपये का है। आप देखिए 164 रुपये के शेयर पे आपको 44 रुपये की EPS मिल रही है, और PE रेशो देखेंगे तो 3 के PE रेशो पे आपको ये शेयर मिल रहा है। इंडस्ट्री का PE रेशो 5 के आसपास है और बुक वैल्यू 230 रुपये है। यदि बुक वैल्यू भी आप इसकी देखेंगे तो इसके करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊपर है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो भी आपको 0.72 का मिल रहा है। यदि आप इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि यदि आप स्टॉक में फंसे रह जाते हैं और डिविडेंड से आप अपनी इनकम करना चाहते हैं, तो भी 8% के आसपास आपको अभी डिविडेंड मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस पे। तो 8% आपको ये स्टॉक जब भी हर साल देता रहेगा, 8% के आसपास का डिविडेंड। ये कैश रिच कंपनी है, बढ़िया इनका टर्नओवर ग्रो हो रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है आपको कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड दोनों
1-2 साल में अपने टारगेट भी पूरे कर दे और डिविडेंड का भी आप एंजॉयमेंट इसमें ले पाएँ। और यदि मार्केट में करेक्शन आता है तो भी आपको ये कंटिन्यूसली डिविडेंड देती रहेगी कंपनी, जिस तरह से इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। आगे देख लेते हैं कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। देखिए कंपनी ने अभी तक कोई ऐसी खास ग्रोथ दिखाई नहीं है। पिछले 5 साल में 26% और पिछले 2 साल में 32% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। ये पावर सेक्टर का बूम यदि सफल होता है और REC ब्रेकआउट देता है यहाँ से 190 के लेवल पे, तो ये आपका ब्रेकआउट 300 रुपये तक इसको ले जा सकता है। यदि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 21% के आसपास कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत ही कम कंपनियों में देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 10% के आसपास बना हुआ है। देखिए शेयर होल्डर फंड को 17,000 करोड़ को इस कंपनी ने 43,000 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है। और आप देखेंगे कि नीचे नेट सेल्स 13,000 करोड़ से ग्रो होकर 35,000 करोड़ पे हुई है। देखिए कितनी फास्ट ट्रैक पे कंपनी ग्रो हो रही है। अभी 29,000 करोड़ से 35,000 करोड़ विद इन 1 ईयर ये हो गया है। और प्रॉफिट यहाँ से डबल हो चुके हैं। आप देखिए 5,000 करोड़ से 8,000 करोड़ के आसपास 8,400 करोड़ के प्रॉफिट इस कंपनी ने 31 मार्च 21 को कोट करे हैं। और कंपनी के वैल्यूएशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 43,000 करोड़ का साल का इस पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की कंपनी की बैलेंस शीट है। प्रमोटर स्टेक इसमें 52% है और कोई शेयर प्लेज नहीं है। तो ये था आज का स्टॉक, जो कि हमें फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। और आने वाले समय में यदि चार्ट पे ब्रेकआउट ये यहाँ से सफल होता है ऊपर की तरफ 190 के ऊपर यदि स्टॉक निकलता है तो 300 रुपये के आसपास आपको ये इसके टारगेट मिल जाएंगे। अभी यदि देखें तो 160 रुपये शेयर चल रहा है। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल है एंट्री के लिए। आप यहाँ कहीं एंट्री कर सकते हैं। यदि ये रीटेस्ट होता है जोन 150 का तो भी आप फ्रेश पोजीशन इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ 1-2 साल में होने वाले समय में आपको 300 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है। यहाँ पे एक गुड एक्यूमुलेशन हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 87 से 164 तक। तो ये था आज का स्टॉक। होप you enjoy the video. Thank you for watching.